तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तुषार शर्मा इन्वेस्टिगेशन। एक लीगल एक्सपर्ट के नजरिए से अगर देखें तो ये केस किसी डॉक्यूमेंट्री या थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें रसूख है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल हैं और सबसे बढ़कर न्याय की एक बहुत ही सख्त मांग है। तो आइए बिना किसी देरी के इस हाई प्रोफाइल मामले की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि आखिर एक ऐसा मामला जिसे शुरुआत में सिर्फ एक दुखद सुसाइड माना जा रहा था, वो अचानक से एक हाई प्रोफाइल मर्डर इन्वेस्टिगेशन में कैसे बदल गया। देखिए, जब सबूतों की कड़ियां आपस में ना जुड़ें और पीड़ित परिवार के आरोप पुलिस की शुरुआती थ्योरी से बिल्कुल अलग दिशा में जाने लगे, तो समझ लीजिए कहानी में कुछ बहुत बड़ा झोल है। 13 मई को असल में हुआ क्या था। चलिए भावनाओं से थोड़ा हटकर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और टाइमलाइन पे फोकस करते हैं। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ना टाइमलाइन सबसे क्रूशियल होती है। तो चलिए इस पूरी घटना की टाइमलाइन को डीकोड करते हैं, एक शादी के जश्न से लेकर इस खौफनाक त्रासदी तक। घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदलता है। दिसंबर 2025, नोएडा की रहने वाली 33 साल की तुषा शर्मा, जो कि पूर्व मिस पुणे कंटेस्टेंट भी रह चुकी थीं, उनकी शादी होती है भोपाल के जाने माने वकील समर्थ सिंह से। समर्थ का परिवार भोपाल के लीगल सर्कल्स में काफी दबदबा रखता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शादी के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद 13 मई 2026 को तुषा अपने कटारा हिल्स वाले ससुराल में मृत पाई जाती हैं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्हें सीधा ब्रॉड डेड यानी मृत लाया गया डिक्लेयर कर दिया गया। जरा सोचिए, सिर्फ 5 महीने के अंदर शादी के मंडप से अस्पताल के इमरजेंसी रूम तक का ये सफर, ये अपने पीछे कई सारे अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। अब इस केस में सबसे बड़ा क्लैश कहां हो रहा है? एक तरफ पुलिस की शुरुआती थियरी है जो इसे सीधे सीधे सुसाइड बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता के परिवार ने इस सुसाइड की थियरी को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि यह दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और मेंटल टॉर्चर का मामला है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, उन्होंने इसे साफ तौर पर एक मर्डर और उसके बाद सबूत मिटाने यानी कवर अप की कोशिश बताया है। जब दो नैरेटिव्स में इतना जमीन आसमान का फर्क होना, तब सच्चाई बाहर निकालने के लिए हमें फोरेंसिक और मेडिकल एविडेंस की तरफ ही मुड़ना पड़ता है। और यही एंट्री होती है मेडिकल सबूतों की, क्योंकि देखिए, जब गवाहों के बयान और पुलिस की शुरुआती थ्योरी आपस में ना टकराएं, तो विज्ञान ही वो इकलौता रास्ता है जो झूठ नहीं बोलता। चलिए देखते हैं कि फोरेंसिक ने क्या खुलासे किए। किसी भी जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक गेम चेंजर होती है। इस रिपोर्ट में एक खास मेडिकल टर्म का जिक्र है, एंटीमॉर्टम इंजरी। इसका सीधा सा मतलब होता है मौत होने से ठीक पहले शरीर पर लगी चोटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम में कई एंटीमॉर्टम चोटों की साफ पुष्टि हुई है। एक लीगल नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। अगर ये सुसाइड था तो मौत से पहले शरीर पर इतनी सारी चोटें आई कहां से? जाहिर सी बात है, इस एक मेडिकल फाइंडिंग ने पुलिस के सुसाइड वाली थ्योरी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और परिवार के शारीरिक हमले वाले दावों को काफी सॉलिड बेस दे दिया है। मेडिकल सबूतों के अलावा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, वो भी काफी कुछ बयां करते हैं। तुषा के रिश्तेदारों ने एक बहुत ही अहम बात कही है। उनका कहना है कि इस घटना से कुछ ही समय पहले तुषा फोन पे बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, कथित दुर्व्यवहार की वजह से वो भोपाल छोड़ना चाहती थी और जल्द से जल्द वापस नोएडा आना चाहती थी। अब आप ही सोचिए, कोई इंसान जो घर वापस आने की पूरी प्लानिंग कर रहा हो, नॉर्मल बातें कर रहा हो, वो अचानक ऐसा खौफनाक कदम कैसे उठा सकता है? इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सच में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आरोपी परिवार के तगड़े लीगल और जुडिशियल रसूख को देखते हुए तुषा के पिता ने इस जांच की निष्पक्षता पर खुलेआम सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने 3 बहुत ही स्पेसिफिक डिमांड्स रखी हैं। पहली, एक दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताकि मेडिकल सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके। दूसरी, इस केस का इमीडिएट ट्रांसफर। और तीसरी, पूरी की पूरी जांच भोपाल के बाहर की जाए ताकि किसी भी तरह के लोकल इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से कट ऑफ किया जा सके। जब भी किसी केस में इतने पावरफुल लोग शामिल होते हैं ना, तो सिस्टम पर पब्लिक का भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसी डिमांड्स एक बहुत ही अहम लीगल स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब इन सब चीजों के बीच जब पब्लिक और मीडिया का प्रेशर बढ़ने लगा, तो प्रशासन को भी हरकत में आना ही पड़ा। पुलिस का अगला लीगल एक्शन क्या था, आइए समझते हैं। आखिरकार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के तहत दहेज हत्या और उत्पीड़न के क्रिमिनल केसेस दर्ज कर लिए हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 6 मेंबर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी भी बना दी गई है। इस टीम को लीड कर रहे हैं एसीपी रजनीश कश्यप।
एसआईटी का बनना ही ये दिखाता है कि प्रशासन अब मान चुका है कि ये कोई रेगुलर केस नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए स्पेशल रिसोर्सेज और फोकस की जरूरत है। अब आते हैं इस केस के सबसे पेचीदा हिस्से पर, संदिग्धों का लीगल स्टेटस। अदालत के अंदर और बाहर जो कानूनी दांवपेच इस वक्त खेले जा रहे हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। फिलहाल संदिग्धों का लीगल स्टेटस एक बहुत ही शॉकिंग कंट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ है पति समर्थ सिंह जो कि अभी तक फरार हैं, पुलिस ने बाकायदा उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है, और दूसरी तरफ हैं उसकी मां गिरिबाला सिंह जो खुद एक रिटायर्ड जज रह चुकी हैं। उन्होंने बड़ी ही आसानी से कोर्ट से अपने लिए अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल हासिल कर ली है। कानून के नजरिए से देखिए, एक आरोपी का इन्वेस्टिगेशन से भागना और दूसरे का उसी कानूनी व्यवस्था का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बच जाना, ये सब इस केस के डायनामिक्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। देखिए, हाई प्रोफाइल मामलों में ना अदालत के अलावा बाहर भी एक अदालत चलती है, और वो है जनता की अदालत। सोशल मीडिया और पब्लिक आउटक्राई का इस केस पर क्या असर हो रहा है? इस केस ने वाकई में पब्लिक को झकझोर कर रख दिया है। सड़कों पर न्याय की मांग करते हुए लोग उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग ही लेवल का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर तरफ बस एक ही बहस छिड़ी है कि कैसे प्रभावशाली परिवार आपराधिक जांच को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस एक केस ने महिला सुरक्षा और आज के इस मॉडर्न टाइम में भी चल रहे दहेज जैसे अपराधों पर एक नई और सीरियस डिबेट छेड़ दी है। और सच कहूं तो जनता और सोशल मीडिया का यही वो भारी दबाव है जो अक्सर पुलिस और प्रशासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने पर मजबूर कर देता है। अब इस भारी जन आक्रोश को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर इस केस को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। भोपाल में पिछले कुछ समय से जो हो रहा है वो एक अलग ही पैटर्न दिखा रहा है। अगर हम भोपाल के हालिया क्राइम रिकॉर्ड्स पे नजर डालें तो हिंसा का एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने आता है। जरा सोचिए, कमला नगर में एक महिला का शव लोहे के बक्से में बंद सेप्टिक टैंक से मिलता है। निशातपुरा में एक और महिला का मर्डर करके उसे सेप्टिक टैंक में फेंक दिया जाता है। एक दूसरे केस में पत्नी और प्रेमी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाते हैं और उसे लूट का नाम दे देते हैं। और तो और एक भीड़-भाड़ वाले क्लब में 2 टीनेजर्स अपने ही क्लासमेट पर 27 बार चाकू से वार करके उसकी जान ले लेते हैं। जब एक ही शहर में बैक टू बैक ऐसे विभत्स अपराध होते हैं ना, तो लोगों का धैर्य टूटना लाजमी है। त्विषा शर्मा केस में जो इतना गुस्सा दिख रहा है वो असल में इन्हीं सब घटनाओं से पैदा हुए डर और पुलिस से सख्त जवाबदेही की मांग का एक मिला-जुला नतीजा है। और यही बात हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े और अहम सवाल पे लाकर खड़ी कर देती है। एक तरफ हमारे पास इंडिपेंडेंट मेडिकल सबूत हैं जो साफ-साफ एंटीमॉर्टम चोटों की कहानी कह रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक का भारी प्रेशर है और एसआईटी की जांच चल रही है। लेकिन इन सबके ठीक सामने खड़ा है एक ऐसा परिवार जिस पर अपने लीगल नॉलेज और रसूख के इस्तेमाल का गंभीर आरोप है। तो अंततः क्या हमारा सिस्टम इस दबाव और सबूतों के आधार पर पूरी निष्पक्षता से काम कर पाएगा? क्या इस हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में न्याय बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित हो सकेगा? ये केस अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हमारी पूरी न्याय प्रणाली की निष्पक्षता के लिए एक लिटमस टेस्ट बन चुका है। आगे जो भी लीगल कदम उठाए जाएंगे उन पर हमारी पैनी नजर रहेगी।